मतलब ये है कि इस प्रकार के मामले जो डायरेक्ट केवल हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से मामले हैं, वो सारे मामले इस इनिशियल जुरिडिक्शन में शामिल किए जाते हैं। तो पहला मामला है कि अगर कोई सांसद, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट असेंबली का कोई मेंबर है, उनके इलेक्शन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या फिर विवाद हो जाए, तो इस प्रकार के मामले हैं वो सबसे पहले हाई कोर्ट में आएंगे। तो ये पहला जुरिडिक्शन है, पहला मामला है जो कि डायरेक्ट आपके हाई कोर्ट के पास आता है। दूसरा है कि जो किसी भी सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के रिगार्डिंग कोई भी सिटीजन है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के रिगार्डिंग फंडामेंटल के वायलेशन या फिर उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसी प्रकार से आर्टिकल 226 के रिगार्डिंग कोई सिटीजन है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये दो प्रकार के मामले हैं जिनको प्रारंभिक अधिकारिता या फिर इनिशियल जुरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें इस प्रकार के मामले शामिल होते हैं जो कि डायरेक्ट केवल और केवल हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आते हैं। इनमें हमने दो प्रकार के मामले समझे। पहला, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट का अगर किसी भी स्टेट से कोई सांसद है और किसी स्टेट असेंबली का कोई मेंबर है, उनके इलेक्शन को लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो इस प्रकार के मामले आते हैं। और दूसरा हमने समझा कि आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के रिगार्डिंग अगर किसी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो भी फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकता है। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड जो पावर है, पहली पावर आरंभिक अधिकारिता हमने समझी है, दूसरी पावर के बारे में हम समझते हैं। दूसरी हाई कोर्ट की जो पावर है वो है आपकी अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता, जिसको इंग्लिश में अपीलिएट जुरिडिक्शन के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के कौन से मामले हैं जिनकी अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो इसमें दो प्रकार के मामले शामिल होते हैं। पहले प्रकार के मामले है अगर किसी भी प्रकार का कोई सिविल केस, सिविल मामले जैसे आपके कोई विवाह, मैरिज, तलाक, संपत्ति, प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैमिली मैटर, इनसे रिलेटेड कोई भी मामला है वो सिविल मामला या फिर सिविल केस में इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई मामला आपके लोअर कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है तो वहाँ से अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। और दूसरे प्रकार के मामले हैं आपके आपराधिक मामले या फिर क्रिमिनल केसेस, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार, इस प्रकार के मामले आपके आपराधिक मामलों में शामिल होते हैं। और इस प्रकार के आपराधिक मामले अगर आपके लोअर कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हैं तो वहाँ से अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो इस प्रकार के दो मामले हैं वो आपके अपीलीय अधिकारिता में शामिल होते हैं। पहले, अगर किसी भी प्रकार के सिविल मामले हैं वो लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उनकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। और दूसरे, किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस अगर किसी लोअर कोर्ट में चल रहे हैं तो वहाँ से अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो ये सेकंड नंबर की जो पावर है वो है आपकी अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय जुरिडिक्शन। आइए तीसरे नंबर की हाई कोर्ट की पावर के बारे में अपन समझते हैं। तीसरे नंबर की हाई कोर्ट की पावर है उसका नाम है रिट अधिकारिता, रिट जुरिडिक्शन। इसके बारे में मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आर्टिकल 226 में किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पावर के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट्स है वो कुछ रिट्स जारी कर सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग और अदर मैटर्स के रिगार्डिंग। तो ये वाली पावर आपकी रिट अधिकारिता में शामिल होती है। तो जो रिट है उसके बारे में ऑलरेडी अपन जो पहले की क्लासेस थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगली जो हाई कोर्ट की पावर है उसका नाम है आपका अधीक्षक की शक्ति। ये 4 नंबर की पावर है हाई कोर्ट की। अधीक्षक मतलब एज ए सुप्रीडेंट के रूप में हाई कोर्ट काम करता है, जो जितने भी लोअर कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय जिनमें आपके डिस्ट्रिक्ट जज, आपके तहसील स्तर पर कोई कोर्ट आते हैं
या फिर पंचायत लेवल पे कोई कोर्ट आते हैं, उन सभी तमाम कोर्ट्स पे कंट्रोल करने का काम है वो आपके हाई कोर्ट करते हैं। और अगर वहाँ के कोई भी जज है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उन पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का जो पावर है वो भी हाई कोर्ट के पास रहता है। और तीसरा प्रकार का पावर इसके रिगार्डिंग ये है कि किसी भी प्रकार का कोई मामला है वो अधीनस्थ न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट को लगता है कि इस पे हाई कोर्ट को काम करना चाहिए, तो हाई कोर्ट उस मामले को कभी भी अपने पास मंगवा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो पावर है वो आपके तीसरे नेक्स्ट 4 नंबर की जो पावर है हाई कोर्ट की, जिसका नाम है अधीक्षण की शक्ति या फिर सुप्रीडेंट की पावर। इसमें हाई कोर्ट्स है वो लोअर कोर्ट्स के लिए एज ए सुप्रीडेंट के रूप में, एज ए कंट्रोलर के रूप में काम करता है। अगर लोअर कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर सकता उन पे कंट्रोल करता है, उनके जो जितने भी जज है लोअर कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और लोअर कोर्ट्स में किसी भी प्रकार के मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। तो ये वाले जो पावर्स है वो इस 4 नंबर की पावर अधीक्षण की शक्ति या फिर सुप्रीडेंट वाली पावर है उसमें इंक्लूड होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की डिस्कशन आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। अगली पावर है हाई कोर्ट की, जिसको अभिलेख न्यायालय की पावर के रूप में जाना जाता है, एज ए रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, मतलब अभिलेख न्यायालय के रूप में पावर। इस वाली पावर का मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 में किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने अगर किसी भी मामले पे किसी भी प्रकार का डिसीजन दिया है तो वो वाला डिसीजन जो जितने भी लोअर कोर्ट्स है उनके लिए एक पत्थर की लकीर या फिर उनके लिए एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और उसी डिसीजन को ध्यान में रखते हुए बाकी जो जितने भी लोअर कोर्ट्स है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है वो उसी डिसीजन के हिसाब से इस प्रकार के मामलों में डिसीजन देंगे। तो ये एक प्रकार के साक्ष्य या फिर रिकॉर्ड के रूप में उनके लिए ये हाई कोर्ट के तमाम डिसीजन काम करते हैं और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो लोअर कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय है अपने डिसीजन देते हैं। तो ये वाली 5 नंबर की पावर है आपकी अभिलेख न्यायालय के रूप में जो हाई कोर्ट के पास रहती है। यहाँ तक हमने 5 प्रकार की हाई कोर्ट की तमाम जो पावर्स है उनके बारे में डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले समझा था आपकी आरंभिक अधिकारिता, मतलब इनिशियल जुडिक्शन। आरंभिक अधिकारिता में आपके 2 प्रकार के मामले थे जिसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट सुनवाई करते हैं। पहला, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या फिर किसी स्टेट असेंबली के जो सदस्य हैं उनके इलेक्शन को लेकर किसी प्रकार का अगर कोई वाद विवाद या फिर डिस्प्यूट हो जाए तो वो वाले मामले डायरेक्ट हाई कोर्ट में आते हैं। और दूसरा, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 226 के रिगार्डिंग डायरेक्ट कोई व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में जा सकता है। जिस प्रकार से आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वैसे ही 226 के रिगार्डिंग डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। ये पहली वाली पावर में हमने डिस्कस किया था। दूसरी थी आपकी अपीलिएट जुडिक्शन या फिर अपीलीय अधिकारिता। इस वाली पावर में उस प्रकार के मामले शामिल किए जाते हैं जिनके लिए हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में जितने भी केसेस चल रहे हैं उन केस की हाई कोर्ट में अपील की जाती है। उनमें 2 प्रकार के मामले थे। पहला था आपका सिविल केसेस के रिगार्डिंग, अगर कोई भी सिविल केस का मामला आपके अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है तो उसकी अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। और दूसरा आपका क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले और सिविल मामले के बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपराधिक मामलों के बारे में भी अपील है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। तीसरा हमने जो पावर है उसके बारे में ये डिस्कस किया था, आपकी हाई कोर्ट की पावर रिट अधिकारिता, जिसमें हमने समझा कि आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के रिगार्डिंग हाई कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट के अलावा भी अन्य मामलों में रिट है वो जारी कर सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर की पावर हमने डिस्कस की। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था आपके
अधीक्षण की शक्ति या फिर एज ए सुप्रीडेंट की पावर, जिसमें आपके हाई कोर्ट है वो तमाम जो अधीनस्थ न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं उन पे कंट्रोल करने का काम करता है। अगर वो नियमों के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो लोअर कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और इसमें दूसरी पावर ये भी है कि अगर कोई भी मामला लोअर कोर्ट्स में चल रहा है उसको हाई कोर्ट अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा सकते हैं। अगला जो लास्ट वाला पावर हमने ये देखा एज ए अभिलेखीय न्यायालय के रूप में पावर, मतलब कि कोई भी मामला जिसका डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है उस डिसीजन को लोअर कोर्ट है वो संभाल के रखेंगे एज ए रिकॉर्ड के रूप में, एज ए साक्ष्य के रूप में, और उसी हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ही वो तमाम डिसीजन देंगे। तो ये वाली पावर एज ए अभिलेखीय न्यायालय या फिर एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली पावर, तमाम पावर हमने हाई कोर्ट के बारे में समझा है। उम्मीद है सारी पावर्स आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब अपन जो आपके लोअर कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे हम समझते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए जिस प्रकार से हमने सबसे पहले ये आपके जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से था। सबसे पहले आपके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ये डिस्कस किया था आपके हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय। अब हम तीसरे नंबर पे आपके जो अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो लोअर कोर्ट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो आपके अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं उनके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूं। जैसा कि पहले स्लाइड में हमने ये समझा जुडिशरी का स्ट्रक्चर, जो आपकी न्यायपालिका है उसकी संरचना के बारे में हमने डिस्कस किया है कि न्यायपालिका में आपके 3 प्रकार के स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्याय करने वाली संस्था है उसका नाम है आपके सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़े स्तर पे काम करता है। इसके बाद में इससे नीचे आता है आपके हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, और इन उच्च न्यायालयों के नीचे आपके सबसे लोअर लेवल पे, सबसे निम्नतम स्तर पे जो जुडिशरी होती है उनका नाम है अधीनस्थ न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट्स। अब इन्हीं लोअर कोर्ट्स के बारे में अपन डिटेल से समझेंगे। लोअर कोर्ट्स में कौन कौन से कोर्ट शामिल होते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनके जजेस की अपॉइंटमेंट क्या होती है, तमाम चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जितनी भी डिस्कशन थी उसमें हमने डिटेल से अच्छे से समझा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अधीनस्थ न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट्स। इंग्लिश में इनको लोअर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपने सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। ये विद्यार्थी हंसा रहे हैं मुझे तो देखिए आपने ये वाला नाम निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय। जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये आप अब किसी आपके ज़िले में आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई कोर्ट होगा तो उस पर ये वाला नाम लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है।
तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि दो प्रकार के मामले होते हैं आपके। एक होते हैं आपके दीवानी मामले, जिनको सिविल मामले भी कहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो मामले होते हैं वो होते हैं आपके फौजदारी मामले, या फिर इनको आपराधिक मामले भी कहा जाता है। इनको दांडिक मामला भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं। तो ये दो प्रकार के केसेस होते हैं जनरली आपके। एक होते हैं दीवानी मामले, जिनको सिविल मामले भी कहा जाता है, सिविल केसेस इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें आपके किस प्रकार के मामले शामिल होते हैं, जैसे कि आपके तलाक हो गया, शादी को लेकर के कोई केस हो गया, विवाह को लेकर के कोई मुकदमा हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मुकदमा हो गया, किसी ज़मीन के डिस्प्यूट को लेकर कोई विवाद हो गया, किसी बिजनेस को लेकर के कोई मुकदमा हो गया। ये तमाम मुकदमे हैं आपके सिविल केसेस या फिर दीवानी मामलों में शामिल किए जाते हैं। दूसरे टाइप के आपके मुकदमे होते हैं जिसमें किसी के साथ मारपीट करने का मुकदमा हो गया, किसी की हत्या या फिर मर्डर का मामला हो गया, बलात्कार का मामला हो गया, चोरी डकैती या फिर लूटपाट का मामला हो गया। ये तमाम मामले आपके आपराधिक मामले, दांडिक मामले या फिर आपके क्रिमिनल केसेस में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जनरल डिस्कशन हमने समझी है कि दीवानी मामले, सिविल मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले, आपराधिक मामले या फिर दांडिक मामले क्या होते हैं। ये वाला टॉपिक आपके डेली लाइफ के लिए भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि ये सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होता है, जज क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता होता। ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इस प्रकार के तमाम मामलों की अगर कोई व्यक्ति विशेष सुनवाई करता है तो उसको कहते हैं जिला न्यायाधीश। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरे बात को। इन तमाम मामलों की अगर कोई व्यक्ति विशेष सुनवाई कर रहा है तो उसको कहा जाता है जिला न्यायाधीश, जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के मामलों की कोई सुनवाई करता है तो उसे कहा जाता है सत्र न्यायाधीश। जिसको इंग्लिश में सेशन जज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आपके जिला न्यायाधीश और आपके जो सत्र न्यायाधीश है, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति है, किंतु जब इस प्रकार के मामलों की सुनवाई जब ये करते हैं तो इनको सत्र न्यायाधीश या फिर सेशन जज के नाम से जाना जाता है। और जब इस प्रकार के मामलों की ये सुनवाई करते हैं तो इनको जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति एक ही है, किंतु जो आपके काम करने के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब कोई व्यक्ति सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तो उनको जिला जज के नाम से जाना जाता है, जिला न्यायाधीश। और जब आपराधिक या फिर क्रिमिनल केसेस की वो व्यक्ति सुनवाई करते हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति विशेष को सत्र न्यायाधीश या फिर सेशन जज के नाम से जाना जाता है। ये वाले जज है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट बना होता है उसमें ये बैठते हैं, वहाँ पे ये अपनी तमाम कार्रवाई करते हैं। ये नॉर्मल सी जो बेसिक जानकारी है, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आई होगी। इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है? ओके, ठीक है। आइए आगे हम समझते हैं। यहाँ तक हमने समझा
कि आपके जिला एवं सत्र न्यायालय ये एक ही प्रकार का कोर्ट होता है, कोर्ट एक ही होता है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, किंतु इस कोर्ट में दो प्रकार के काम होते हैं, एक प्रकार के सिविल केसेस आते हैं और एक प्रकार के आपके क्रिमिनल केसेस आते हैं। जब और इसमें व्यक्ति भी एक ही होता है मुख्य रूप से, और जब वो व्यक्ति विशेष आपके क्रिमिनल जो केसेस हैं उनकी सुनवाई करते हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को आपके सेशन जज या फिर सत्र न्यायाधीश के रूप से जाना जाता है, और जब वो व्यक्ति विशेष आपके सिविल केसेस की सुनवाई करते हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति विशेष को आपके जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाना जाता है। अब इस वाली डिस्कशन को आगे हम समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा सिविल मामले में ये हमने सिविल मामले यहाँ देखे हैं, इधर हम देखेंगे आपके आपराधिक मामले। सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस हम समझ चुके हैं। सिविल मामले क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के मामले शामिल होते हैं, क्रिमिनल केसेस में कौन से मामले शामिल होते हैं। अब इसमें अगर जो सबसे पहला जो जज होता है उसको बोलते हैं जिला न्यायाधीश। इसमें जो अहम भूमिका या फिर मेन रोल जो निभाते हैं उनको जिला न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़े स्तर पर होते हैं। फिर इनके नीचे आपके आते हैं अपर जिला न्यायाधीश। ठीक है, और इनके नीचे फिर आपके आते हैं सिविल मामले सीनियर डिवीजन, और इसके नीचे आते हैं आपके सिविल मामले जूनियर डिवीजन, और इनके नीचे फिर आते हैं आपके पंचायत न्यायालय। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपके सिविल मामले के रिगार्डिंग हमने समझी है कि सिविल मामले में कौन कौन से जो जज है उनकी अहम भूमिका होती है, मेन रोल होता है। तो आपके ये वाले जो जजेज है जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसमें मेन रोल निभाते हैं, सबसे बड़ी भूमिका। फिर इनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मामलों की सुनवाई करते हैं वो होते हैं आपके अपर जिला न्यायाधीश, और फिर आपके इनके नीचे होते हैं सिविल मामले सीनियर डिवीज़न, और फिर इनके नीचे आते हैं सीनियर मामले जूनियर डिवीज़न। इनको मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मुंसिफ है ये वाले आपके जो तहसील स्तर होता है, ब्लॉक लेवल, वहाँ पे इस प्रकार के जो कोर्ट है वो होते हैं। तो ये वाले आपके तहसील स्तर के कोर्ट होते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। सिविल मामले जूनियर डिवीज़न या फिर इनको मुंसिफ कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाले कोर्ट आपके तहसील स्तर पर होते हैं, और इससे ऊपर वाले कोर्ट हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला स्तर पर होते हैं। अब इसी प्रकार से अपन जो आपके क्रिमिनल केसेस है उनमें कौन कौन से जजेस होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले होते हैं उनको सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। सेशन जज,
इनके नीचे जो होते हैं उनको कहा जाता है अपर सत्र न्यायाधीश। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसके नीचे जो इनके नीचे आते हैं उनको कहा जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके नीचे आते हैं आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाले, फर्स्ट श्रेणी, और इनके नीचे आते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी। और फिर इनके नीचे आते हैं आपके न्याय पंचायत। तो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका लोअर कोर्ट्स का या फिर अधीनस्थ न्यायालयों का, जिसमें हमने समझा कि अगर सिविल मामले हैं उनमें कौन कौन से जजेस है, उनकी अहम भूमिका या फिर मेन रोल होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो कोर्ट होते हैं सिविल मामलों से रिलेटेड, उसमें सबसे अहम भूमिका होती है आपकी जिला न्यायाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट जज की। फिर उनके नीचे आते हैं आपके अपर जिला न्यायाधीश, फिर उनके मामले उनके नीचे आते हैं सिविल मामले सीनियर डिवीज़न, फिर उनके नीचे सिविल मामले जूनियर डिवीज़न, जिनको मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के जो मामले हैं वो तहसील स्तर पर जो कोर्ट होता है उसमें चलते हैं, इनको मुंसिफ के नाम से जाना जाता है। और इनके नीचे आपकी न्याय पंचायत होती है, जो कि अलग अलग स्टेट में इन न्याय पंचायत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सबके लिए लगभग सेम रहता है। उसी प्रकार से जो आपके क्रिमिनल केसेस है, आपराधिक मामले, उनमें कौन कौन से जजेज हैं जिनकी मेन भूमिका रहती है, उसमें हमने देखा सत्र न्यायाधीश या फिर सेशन जज, फिर अपर सत्र न्यायाधीश इनके नीचे काम करते हैं, फिर आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, फिर इनके नीचे आपके होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट श्रेणी वाले, फिर होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी वाले, ये भी आपके तहसील स्तर पे जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे ये काम करते हैं। फिर इनके नीचे सबसे लास्ट में होती है आपकी न्याय पंचायत। ये वाली न्याय पंचायत अलग अलग आपके जो स्टेट है उनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाकी आपके सिविल केसेस और जो आपके क्रिमिनल केसेस है उनमें जो जुडिशियल जो फंक्शनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझे होंगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके न्यायाधीश और जो मजिस्ट्रेट, जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। जिनको दंडा अधिकारी कहा जाता है इंग्लिश में, ये न्यायाधीश या फिर जज। अब इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस समझते हैं। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने इनका नाम सुना होगा, मजिस्ट्रेट या फिर जज। तो आज इसका डिफरेंस हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आपके लोअर कोर्ट्स में बहुत सारे मामले चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई आपका लैंड है या फिर आपकी कोई संपत्ति है या फिर ज़मीन है, उस पर किसी अनजान व्यक्ति ने उस पर अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। फॉर एग्जांपल ये आपकी, जैसे आपकी यहाँ पे कोई लैंड थी
और उस लैंड पे या फिर ज़मीन पे किसी व्यक्ति विशेष ने अधिकार कर लिया, उस कंडीशन में आप दो प्रकार के मामले दर्ज करवा सकते हैं। एक तो ज़मीन पे अधिकार किया है तो आप सिविल मामले इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ दाखिल करवा सकते हैं, जिसमें आप क्षतिपूर्ति या फिर कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने बिना हमारी परमिशन के इतने दिनों तक हमारी ज़मीन पे जो कब्जा किया है उसका हमें क्षतिपूर्ति या फिर कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन की जब आप डिमांड करेंगे तो ये वाले मामले आपके सिविल जो कोर्ट है, सिविल मामले है, उसमें शामिल होंगे। और अगर दूसरे प्रकार की आप डिमांड ये करेंगे कि इस व्यक्ति विशेष ने हमें मानसिक रूप से डिस्टर्ब किया है, हमें डरा धमका के हमारी लैंड या फिर ज़मीन है इस पे कब्जा किया है, इसको जेल में डाला जाना चाहिए, इसको सज़ा देनी चाहिए, तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो आपके क्रिमिनल केसेस या फिर आपराधिक मामलों के रिगार्डिंग शामिल होंगे। तो ये वाली कंडीशन एक है, फिर किंतु इसमें दो तरीके से मामले दाखिल करवाए जा सकते हैं। अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, क्षतिपूर्ति की आप डिमांड करते हैं, तो वो सिविल केसेस में शामिल होंगे इस प्रकार के मामले। और अगर आप उस व्यक्ति विशेष को पनिश करवाना चाहते हैं, उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, उसको जेल में आप गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहते हैं, तो इस प्रकार के मामले आपके क्रिमिनल केसेस में शामिल होंगे। अब देखिए, जब आपने कंपनसेशन की मांग की थी इसी कंडीशन में कि हमें कंपनसेशन चाहिए, क्षतिपूर्ति चाहिए, जितने दिन इस व्यक्ति ने हमारी लैंड पे अधिकार किया है, तो इस प्रकार के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करेंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे वो होते हैं आपके जज। और जिस दूसरी कंडीशन में आपने डिमांड की कि इस व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए, इसे दंड दिया जाना चाहिए, और वो वाले मामले आपके क्रिमिनल केसेस में शामिल होंगे, तो इन मामलों की सुनवाई करेंगे आपके मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी, जो उस व्यक्ति विशेष को दंड देंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपके जज और मजिस्ट्रेट के बीच में। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझे होंगे। एक मामले में अगर सिविल मामलों की कोई व्यक्ति विशेष सुनवाई कर रहा है तो वो जज कहलाता है, और अगर जो आपराधिक क्रिमिनल केसेस की कोई सुनवाई कर रहा है तो वो मजिस्ट्रेट कहलाता है। ये वाले जो आपके जज और जो मजिस्ट्रेट है वो लोअर कोर्ट्स में जितने भी कोर्ट है वहीं तक सीमित होते हैं। आपके हाई कोर्ट है वहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं कहते, उनको वहाँ पे न्यायमूर्ति जज के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको न्यायमूर्ति या फिर जज के नाम से, न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। ये आपके केवल ये वाला मामला जज और मजिस्ट्रेट का जो लोअर कोर्ट से वहीं तक सीमित रहता है। उम्मीद है ये छोटा सा डिफरेंस आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझे होंगे और आपकी डेली लाइफ में भी इसको काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी समझने में। आगे हम डिस्कस करते हैं अब हम समझते हैं आपके राजस्व न्यायालय। एक प्रकार के एक और आपके कोर्ट होते हैं जिनको आपके राजस्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है। वो क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए, राजस्व न्यायालय का मतलब है कि किसी से टैक्स लेना है, टैक्स कम करना है, टैक्स हटाना, इस प्रकार के मामले जो टैक्स से रिलेटेड मामले हैं वो आपके राजस्व न्यायालय में जाते हैं। और राजस्व न्यायालय के लिए जो आपका स्टेट है, राज्य स्तर है, वहाँ पे सबसे बड़ी संस्था है, उसको राजस्व बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपकी संस्था है, वो आपके हर स्टेट में केवल एक ही होती है। इसके नीचे फिर जो मेन अधिकारी होता है उनका नाम होता है कमिश्नर। ये कमिश्नर किसी एक स्टेट में 5 से 7 कमिश्नर हो सकते हैं जो आपके लगभग संभाग के स्तर पे होते हैं। इनके नीचे फिर होते हैं आपके जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जिन्हें कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिनको इंग्लिश में डीएम भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इनके नीचे जो आते हैं वो होते हैं आपके एसडीएम।
जिनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और इनके नीचे फिर होते हैं आपके तहसीलदार, और तहसीलदार के नीचे होते हैं आपके नायब तहसीलदार। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके राजस्व से रिलेटेड होती है। तो जो राजस्व से रिलेटेड जो कोर्ट होते हैं उसमें सबसे जो मेन डिसीजन लेते हैं स्टेट लेवल पे वो राजस्व बोर्ड के अधिकारी होते हैं। उनके नीचे कमिश्नर आते हैं। ये कमिश्नर आपके हर स्टेट में 5 से 7 हो सकते हैं। फिर उनके नीचे आपके कलेक्टर आते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होते हैं कलेक्टर, जिनको आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से जानते ही होंगे। फिर कलेक्टर जिनको डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। फिर आते हैं इनके नीचे एसडीएम। एसडीएम आपके ब्लॉक या फिर तहसील स्तर पर रहते हैं। और एसडीएम के नीचे आते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे आते हैं आपके नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार से भी नीचे आते हैं आपके पटवारी। जो पटवारीज होते हैं ये सभी आपके राजस्व से रिलेटेड जो जितने भी मामले हैं उनको देखते हैं। तो ये आपके जो रेवेन्यू जो आपके कोर्ट होते हैं उनसे रिलेटेड ये तमाम जो आपके ऑफिसर या फिर अधिकारी है उनके बारे में हमने समझा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी कि आपके कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या काम करते हैं, एसडीएम क्या काम करते हैं, ये किस वाली कैटेगरी में आते हैं। ये आपके रेवेन्यू वाली कैटेगरी में शामिल होते हैं, जबकि आपके जो जिला न्यायाधीश जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो न्याय देने का काम करते हैं, जो कि आपके सिविल मामले और जो आपके आपराधिक मामले हैं उनमें वो काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपके जो अधीनस्थ न्यायालय या फिर लोअर कोर्ट है उनके बारे में समझी है। अब हम एक दो चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। जो ये आपके जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो किसी भी प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, चाहे सिविल मामले हो या फिर आपके आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात आपके जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके रिगार्डिंग ये है कि आपके अधीनस्थ न्यायालय है वो किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युदंड की सज़ा भी दे सकते हैं, मौत की सज़ा दे सकते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। तो ये वाले पावर आपके ये अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो लोअर कोर्ट से उनके पास भी रहते हैं। किंतु एक एक्सेप्शन या फिर अपवाद ये है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युदंड की सज़ा दी है तो उस कंडीशन में जो हाई कोर्ट है उन हाई कोर्ट से पहले वेरीफाइड या फिर प्रमाणित करवाना आवश्यक है, तभी उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी जा सकती है। मृत्युदंड के मामले में हाई कोर्ट की परमिशन या फिर उनके सर्टिफिकेशन की ज़रूरत रहती है। अब हम समझते हैं कि जो आपके जो अधीनस्थ न्यायालय है या फिर जो आपके लोअर कोर्ट से उनके जो न्यायाधीश है उनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती है। तो देखिए, जो आपके जिला न्यायाधीश है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उनकी नियुक्ति जो उस राज्य के जो राज्यपाल है उनके द्वारा उस राज्य के हाई कोर्ट की परमिशन से की जाती है। किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी अगर नियुक्ति करनी है तो उनकी नियुक्ति उस रिलेटेड स्टेट के जो गवर्नर है वो उस रिलेटेड हाई कोर्ट की परमिशन लेंगे, और परमिशन लेंगे फिर इनकी जो जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति करेंगे। जिला न्यायाधीश के अलावा जो जितने भी जो आपके अदर जो न्यायाधीश है जिनके बारे में अभी हमने समझा है, उनकी नियुक्ति करने के लिए जो आपके गवर्नर है वो 2 लोगों की परमिशन या फिर सलाह लेंगे। उनमें 2 लोगों में शामिल है आपके सबसे पहले जो हाई कोर्ट है उनकी परमिशन, और इनके अलावा जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस, मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएस, जो आपके स्टेट पब्लिक कमीशन है, सर्विस कमीशन, उनकी परमिशन प्लस हाई कोर्ट, इन दोनों की परमिशन लेकर के उस राज्य के जो गवर्नर है वो जिला न्यायाधीश के अलावा जो जितने भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने का काम करते हैं। जिला न्यायाधीश के अलावा जो जितने भी जजेज हैं
उनकी नियुक्ति बेसिकली आपके जो ये राज्य लोक सेवा आयोग है ये क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए जो आपके जुडिशियल एग्जाम होते हैं, जो आपके जुडिशियल एग्जाम जितने भी जो न्यायिक परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं कंडक्ट करवाती है, और उन परीक्षाओं में जो कोई कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करता है वो पास होते, उत्तीर्ण होते, उनका सिलेक्शन करने के बाद में ये आपके जो गवर्नर है उनको इसकी एडवाइस देते हैं, और फिर उसी व्यक्ति विशेष से उसको जिला न्यायाधीश के अलावा जो लोअर कोर्ट्स में बाकी न्यायाधीश है उनके रूप में उसको अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इसके बारे में भी समझे होंगे, नियुक्ति के बारे में, जिसमें हमने समझा कि जो जिला न्यायाधीश है जो किसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े स्तर पर न्याय देने का काम करते हैं, उनकी नियुक्ति अगर करनी है तो उनकी नियुक्ति उस राज्य के जो गवर्नर है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से की जाएगी। जबकि जिला न्यायाधीश के अलावा जो निचले स्तर के जो तमाम न्यायाधीश है, जो मुंसिफ है, जो अपन ने अभी समझे अपर न्यायाधीश वगैरह, उनकी अगर नियुक्ति करनी है तो उनकी नियुक्ति के लिए जो गवर्नर है उस स्टेट के 2 लोगों की एडवाइस लेंगे। पहले आपके उस स्टेट की जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, और दूसरा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, इन दोनों लोगों की परमिशन लेंगे। और परमिशन में ये होता है कि जो स्टेट सर्विस कमीशन है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, वो इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो आपके जुडिशियल एग्ज़ाम होते हैं, और इन एग्ज़ाम में कोई भी कैंडिडेट है वो अगर उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो फिर उनकी सिफारिश है वो आपके गवर्नर के पास भेजी जाती है, और उसी व्यक्ति विशेष को गवर्नर है एज ए आपके जो लोअर कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपके अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो लोअर कोर्ट से उनके बारे में समझी है। हमने इसमें सिविल मामले के जो जजेस हैं उनके बारे में देखा, आपराधिक मामले के जो जजेस हैं उनके बारे में समझा, हमने राजस्व न्यायालय जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो आपके कोर्ट है उनके बारे में स्ट्रक्चर समझा। उनमें सबसे पहले स्तर पर राजस्व बोर्ड, फिर कमिश्नर, फिर आपके कलेक्टर, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार और फिर पटवारी। तमाम चीज़ें हमने यहाँ तक की डिस्कशन में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे से आप ज़रूर पूछिए। 2 मिनट का वक्त है आपके पास। ओके, ठीक है करिश्मा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आपके ग्राम न्यायालय के बारे में। ग्राम न्यायालय, जिनको इंग्लिश में विलेज कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल मामला ये है कि देश में जो जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है, जो काम करने का तरीका है, वो काफ़ी ढीला है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। उसकी वजह से अभी समथिंग देश में 6 करोड़ के समथिंग जो केसेस है वो पेंडिंग है। 6 करोड़ जो मामले हैं वो अभी भी लंबित है, उनमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से जो देश में जुडिशरी है उसका रोल और उसकी फंक्शनिंग, कि किस प्रकार से जो जुडिशरी में कार्य है वो काफ़ी ढीले रूप से किए जाते हैं, उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इन सभी मामलों को, केस की पेंडिंग को देखते हुए वर्ष 2008 में एक सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें विलेज कोर्ट या फिर ग्राम न्यायालय की स्थापना के बारे में बातें कही गई थी। और फिर 2009 में ये वाला जो एक्ट है उसको लागू कर दिया गया। और इसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए फिर जो आपके विलेज लेवल है वहाँ पे इस प्रकार के कोर्ट है वो इस्टेब्लिश करने की बातें कही गई। इस प्रकार के कोर्ट में होता ये है कि आपके 2 से 3 लोग शामिल रहते हैं, और ये 3 लोग हैं वो एक वैन या फिर एक बस में शामिल रहते हैं, जिसमें ये आसपास के जो गांव है उसमें घूमते रहते हैं। और गांव में जाके अगर गांव में किसी भी प्रकार का सिविल मामला या फिर आपराधिक मामला अगर होता है तो उनकी वो गांव में जाकर के सुनवाई करते हैं, और ये निःशुल्क रूप से सुनवाई होती है। जिससे मेन ये होता है कि जो केसेस है जिनकी पेंडिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है उनकी पेंडिंग कम हो जाती है। केसेस है वो जो आपके रूरल एरिया, जो ज़मीन स्तर पे जो गांव है, विलेज है, वहीं पे वो केसेस है वो समाप्त हो जाते हैं। आगे फिर वो केसेस आपके हाई कोर्ट
या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है। तो इन केसेस की पेंडिंग को कम करने के लिए ये आपके ग्राम न्यायालय है या फिर विलेज जो कोर्ट है, इनकी स्थापना की गई थी। ज़्यादातर जो स्टेट है वहाँ पे ये वाले जो आपके ग्राम न्यायालय है वो अभी ज़मीनी स्तर पे इनकी स्थापना नहीं हुई है। कानून बना करके इनकी स्थापना तो कर दी गई है, बल्कि व्यावहारिक रूप से अभी गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वहाँ पे एक वेन आती है गांव में डेली बेसिस पे, जिसमें 3 से 4 लोग एज जज के रूप में काम करते हैं और वो गांव-गांव में फिरते हैं उस वेन में बैठे और लोगों को अपने दरवाजे पे, लोगों को अपने घरों में जाकर के उनको निःशुल्क रूप से न्याय देने का काम करते हैं। ऐसा बेसिकली अभी ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है। कुछ एक स्टेट है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपके यूपी, केरल, इन वाले जो स्टेट में ये जो आपके विलेज कोर्ट या फिर ग्राम न्यायालय है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये होते हैं आपके विलेज कोर्ट या फिर ग्राम न्यायालय। अब ये जो आपके ग्राम न्यायालय है, विलेज कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आपके जो राज्यपाल है उनके द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर या फिर जो उच्च न्यायालय उनकी सलाह पर की जाती है। अगला है आपका, अगला टॉपिक है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नाम से इसको जाना जाता है। प्रशासनिक अधिकरण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये होता है कि आपके जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट जिनमें आपके IAS, IPS या फिर आपके जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम से जितने भी अधिकारी बनते हैं, उन तमाम सिविल सर्वेंट के उनकी जॉइनिंग से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, उनकी सर्विस से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उन सभी मामलों के निपटान के लिए ये आपके प्रशासनिक अधिकरण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इनकी स्थापना की जाती है। और ये जो प्रशासनिक अधिकरण है, इनके बारे में प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपके 323A तथा 323B में किया गया है। इस प्रकार से ये जो आपके प्रशासनिक अधिकरण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक बॉडी या फिर जो संवैधानिक संस्था है वो ऐसी संस्था होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में प्रोविज़न किए होते हैं। तो इस प्रशासनिक अधिकरण के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A तथा 323B में ऑलरेडी प्रोविज़न किए गए, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर संवैधानिक संस्था है। तो संसद को ये वाला पावर दिया गया है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कि वो केंद्र सरकार के जो सिविल सर्वेंट है, जिनमें IAS, IPS, IFS आते हैं, इनके अगर डिस्प्यूट है उनके लिए वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। और जो आपके राज्य सरकार के जो स्टेट PCS को जो जितने भी अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति या फिर सर्विसेज को लेकर अगर किसी प्रकार के डिस्प्यूट है तो उनके लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसद है वो कर सकती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, जिसमें हमने समझा कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे केंद्र सरकार में आपके IAS, IPS, IFS जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, किंतु ये जो अलग जो स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पे जाकर के ये सर्विसेज देते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग जो स्टेट PCS है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके द्वारा भी अपने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है या फिर इनकी सर्विसेज के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उन सभी मामलों की सुनवाई आपके इन प्रशासनिक अधिकरणों में की जाती है। अगला है अपना टॉपिक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। ये बेसिकली है क्या, आइए समझते हैं। तो जैसे कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ जाए, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ जाए, इन तमाम मामलों की सुनवाई के लिए
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, ताकि इस प्रकार के मामलों के लिए अलग से एक आपके संस्था हो जो कि आपके काफ़ी त्वरित रूप से, मतलब काफ़ी फास्ट स्पीड से और प्रभावी रूप से इस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सके। तो इनको कहा जाता है आपके राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि वनों से रिलेटेड, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या फिर वाद विवाद आ जाए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन तमाम जो आपके केसेस हैं उनकी सुनवाई यहाँ जो आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें की जाती है। अब ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें आपके जो मेन जज है वो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज है वो होते हैं, जो कि मेन रोल निभाते हैं, और इनके अलावा जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये तो जजेज की कैटेगरी में आ गए। इनके अलावा 10 मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो जज नहीं होते हैं, किंतु इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जितने भी मामले हैं उनमें वो काफ़ी विशेषज्ञता या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए इन 10 मेंबर्स को भी इनमें शामिल किया जाता है। तो ये तमाम सदस्य मिलकर के इसकी फंक्शनिंग को कंटिन्यू करते हैं और इनमें इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। आगे हम समझते हैं। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने अगर जो इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषित किया है या फिर इस प्रकार के मामले उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उस पर कंपनसेशन भी लगा सकती है, उसको क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दे सकती है ये वाली आपकी संस्था। अब इस संस्था में आपके जो मेन ब्रांच है इस संस्था की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, वो आपकी नई दिल्ली में। इसके अलावा 3-4 जो ब्रांचेज है वो देश के अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह में है, जिसमें एक है आपकी पुणे में, दूसरी है आपकी भोपाल में, एक है आपकी चेन्नई में और एक है आपकी कोलकाता में। ये इसकी मेन ब्रांच के अलावा अदर ब्रांचेज है जहाँ पर भी इसके द्वारा अपने काम है वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो उम्मीद है इस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आप सभी समझे होंगे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है लोक अदालत। तो देखिए लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत बेसिकली आपके एक एक्ट आया था 1987, जिसका नाम था नालसा एक्ट। 1987 का नालसा एक्ट, नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये 1987 में आया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि देश के सभी वर्गों के लोगों को जो कि जुडिशरी तक नहीं पहुंच पाते, उन लोगों को भी निःशुल्क रूप से फ्री में सस्ता न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय से वंचित नहीं रहने चाहिए। इस वाली एक्ट के रिगार्डिंग ही आपके देश में लोक अदालत है, इनकी स्थापना की गई थी। अब लोक अदालत जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं, लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत। इसमें आपके जो लोगों के बीच में जो सिविल केसेस शामिल होते हैं, जैसे किसी की आपके लैंड या फिर भूमि से रिलेटेड कोई मामला हो गया, आपके विवाह या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई मामला हो गया, तलाक से रिलेटेड कोई मामला हो गया, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई मामला हो गया, इन प्रकार के तमाम मामले हैं वो आपके लोक अदालत में जाते हैं। और लोक अदालत में जो दो पक्ष है, उन दोनों पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर जो मामले है उसकी समझाइश की जाती है, मामले को सुलझाया जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति विशेष है वो अपने मामले की स्वयं पैरवी करना चाहता है, अपनी तरफ से स्वयं उस मामले को एज ए वकील उस मामले को चलाना चाहता है, उसको केस को लड़ना चाहता है, उसकी पैरवी करना चाहता है, तो वो कर सकता है। उसके लिए स्पेशल वकील या फिर आपके अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें दोनों पक्षों में आपसी समझाइश की जाती है। और दूसरी विशेष बात यह है कि अगर इनसे पहले किसी दूसरे लोअर कोर्ट में अगर इस प्रकार का सिविल केस चल रहा है और दोनों व्यक्ति चाहते हैं कि
लोक अदालत में केस को ले जाना चाहिए, तो फिर उस केस को लोअर कोर्ट से ट्रांसफ़र करके लोक अदालत में लाया जा सकता है और दोनों व्यक्ति की आपसी समझाइश करवाई जाती है और मामले को वहीं पे सुलझाया जाता है, वहीं पे उसका निपटान किया जाता है। एक विशेष बात लोक अदालत के रिगार्डिंग यही है कि बढ़ते हुए जो केसेस है, जैसा कि अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, देश में लगभग 6 करोड़ तक जो केस है वो पेंडिंग है, जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं की है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आपके लोअर कोर्ट है, इनमें समथिंग 6 करोड़ केसेस है वो पेंडिंग है। तो इस प्रकार बढ़ते हुए जो मुकदमे हैं उनको देखते हुए लोक अदालतों की स्थापना की गई है, ताकि लोग हैं आपसी समझाइश के द्वारा अपने जो लोअर जो एरिया है, निम्न स्तर है, वहीं पर इस प्रकार के कोर्ट में जाए और आपसी सुलझाई से अपने मामलों को वहीं पर निपटान कर ले। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क या फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रेजेंट टाइम में लोक अदालत है वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके जस्टिस पाने का, क्योंकि इसमें एक तो आपसी समझाइश से मामले सुलझ जाते हैं और दूसरा इसमें किसी भी प्रकार का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जुडिशरी में जो बढ़ती हुई जो केसेस है उसके कारण काफ़ी पैसे भी लगते हैं, काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसी के लिए जो लोक अदालत है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम होता है, आपसी समझाइश से मामले सुलझ जाते हैं और दूसरा इसमें किसी भी प्रकार के भुगतान या फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती और तीसरा इसमें किसी भी प्रकार का वकील करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो स्वयं अपने मामले या फिर अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। सो ये है आपका लोक अदालत। लोक अदालत में एक आपके अध्यक्ष होते हैं, एक मेन आपके जो जज है वो अध्यक्षता करते हैं। इनके अलावा 2 जजेज होते हैं, जिनमें एक है वो आपका कोई सोशल वर्कर होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, और एक व्यक्ति है वो आपका वकील होता है। तो इस प्रकार के लोक अदालत में 3 मेंबर होते हैं, एक जज होता है, एक आपका सोशल वर्कर या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जो किसी NGO का सदस्य भी हो सकता है, और तीसरा एक वकील होता है। ये 3 मेंबर है वो लोक अदालतों के मामले हैं उन पे कार्य करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लोक अदालत के रिगार्डिंग ये है कि लोक अदालत में अगर कोई डिसीजन दे दिया जाता है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट किसी दूसरे कोर्ट में है वो आपके अपील नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों पक्षों की समझौते से या फिर दोनों पक्षों की समझाइश से इस पे लोक अदालत ने कोई डिसीजन दिया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष है वो आपस में सहमत है, वो खुश है, तो इसीलिए इनके अगेंस्ट किसी दूसरे कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। सो खैर वक्त हो चुका है, सर काफ़ी वेट कर रहे हैं अगली क्लास का। तो आज की डिस्कशन में हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की है। उम्मीद आप सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पे आज समझा कि जो हाई कोर्ट है उनकी पावर के बारे में हमने समझा, फिर हमने समझा आपके जो लोअर कोर्ट्स या फिर अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं। फिर हमने ये समझा अधीनस्थ न्यायालय में 2 प्रकार के मामले होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल मामलों में कौन कौन से जो आपके अधिकारी या फिर जजेस शामिल होते हैं वो हमने समझा, और आपराधिक मामले हैं उनमें कौन कौन से मामले शामिल होते हैं ये हमने समझा। फिर हमने आपके विलेज कोर्ट या फिर ग्राम न्यायालय इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर इसके बाद में हमने जो आपके राष्ट्रीय जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसके बारे में समझा। फिर हमने जो आपका प्रशासनिक अधिकरण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके बारे में समझा, और अभी हमने लास्ट में आपकी लोक अदालत के बारे में समझा। इसके अलावा हमने मजिस्ट्रेट और जज है उनके बीच में डिफरेंस समझा। आज की क्लास में काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती। तो आप इनको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा डेली लाइफ में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग किसी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी रहे, कोई डाउट रहे, तो अगली क्लास में निश्चित रूप से आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।